focus. Ideate, innovate, enable. पहला कदम का काफिला आज आप पहुंचा है जबलपुर में। जी हां, आज हमें ग्लोबल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट कॉलेज में और हमारे साथ जुड़ रहे हैं देश के जाने माने एक्सपर्ट्स जो आज यहां के स्टूडेंट्स को, क्या इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, एमबीए के स्टूडेंट्स हैं, एमएससी के स्टूडेंट्स हैं, इन सबको सिखाने वाले हैं निवेश के गुरु मंत्र, कैसे पैसा से पैसा बनाया जाता है, ये सब हम आपको अगले 1 घंटे में बताने वाले हैं। सीएनबीसी आवाज की खास पहल पहला कदम के इस खास एपिसोड में हम पहुंचे जबलपुर में स्थित ग्लोबल मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग कॉलेज में, जहां हमारे एक्सपर्ट्स बीई, एमबीए, एमटेक और पॉलिटेक्निक के छात्रों और प्रोफेसर्स से हुए रूबरू। ग्लोबल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में कई कोर्सेज चलते हैं, जैसे कि बीई, एमबीए, पॉलिटेक्निक, एमटेक। तो हमारे यहाँ हर प्रकार के बच्चे यहाँ पर आते हैं और हर तबके के बच्चे यहाँ पर आते हैं। तो सीएनबीसी आवाज की ये जो मुहिम है फाइनेंशियल अवेयरनेस फैलाने की, उससे मुझे लगता है कि कई बच्चों को बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। हमने ग्लोबल मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों से ये जानने की कोशिश की कि वो फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में क्या जानते हैं और आज हमारे एक्सपर्ट से क्या जानना चाहते हैं। सीएनबीसी आवाज पहला कदम शो से मैं जानना चाहूंगी कि किस तरीके के इन्वेस्टमेंट्स मुझे करने चाहिए, बीइंग एन स्टूडेंट किस तरीके से मुझे इन्वेस्टमेंट्स के लिए आगे बढ़ना चाहिए जिससे मुझे प्रॉपर इंटरेस्ट मिल सके, और बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, सेबी के नॉर्म्स होते हैं, वो सारी चीजें मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगी। पहला कदम जैसे आया है मेरे कॉलेज में, तो मेरा भी अकाउंट है, मैं भी चाहती हूँ कि इन्वेस्टमेंट करूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इन्वेस्टमेंट करूँ कहाँ जहाँ मुझे प्रॉफिट हो, क्योंकि शेयर आजकल अप डाउन बहुत होते हैं, लेकिन मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं है कि कहाँ पे सही जगह है जहाँ पे मैं इन्वेस्ट करूँ और 5 साल बाद मुझे डबल प्रॉफिट मिले। तो मैं चाहती हूँ कि इस पहले कदम से मैं ये जान सकूँ कि मुझे कौन से शेयर खरीदना चाहिए और मुझे प्रॉफिट हो सके। यहाँ पहला कदम का काफिला आज आप पहुंचा है ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजीज में। हम हैं यहाँ पर जबलपुर में आज, और हमारे साथ हैं हमारे 2 खास मेहमान जिनको आप काफी समय से देख रहे हैं। इनके नॉलेज से, इनके सलाह से आपको फायदा भी हुआ है। जी हाँ, मैं मिलवाना चाहूंगा आपको पंकज मटपाल जी से, जो एमडी हैं ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स के, और पिछले 6 सालों के साथ सीएनबीसी आवाज के साथ एसोसिएटेड हैं ये, और दशकों का एक्सपीरियंस है इनको पर्सनल फाइनेंस में। और मैं मिलवाना चाहूंगा आपको निखिल कुलकर्णी जी से, एवीपी हैं वे टू वेल्थ के, और ये सलाह देंगे आपको किस तरह से आपको निवेश करना चाहिए, पैसे से पैसा कैसे आप बना सकते हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं आज वो नौजवान जो आगे भविष्य में सीईओज बनने वाले हैं, कंपनीज को लीड करने वाले हैं और इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, अपना पैसा भी बनाएंगे, लोगों का पैसा भी ये बना कर देंगे। जी हाँ, आप सबका स्वागत है, एक ढेरों तालियों के साथ आप सबका मैं स्वागत करना चाहूंगा। और मैं शुरुआत करना चाहूंगा पंकज मटपाल जी से। सर ये बताइए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, रोज टीवी पे सुनते हैं, हर आदमी बताता है, लेकिन क्यों करना चाहिए इन्वेस्टमेंट? क्या वो मूल मंत्र है जिससे पैसा बन सकता है? विशेष खासियत क्या है इन्वेस्टमेंट करने की? आप अगर ये आम भाषा में, सरल भाषा में लोगों को समझाएं। 2 सवाल हैं आपके। पहला है कि इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, और दूसरा आपने पूछा कि क्या फायदे हैं करने के। तो पहली बात यह है क्योंकि आपके कोई ना कोई फाइनेंशियल गोल्स होते हैं लाइफ में। आप पैसा सेव करते हैं, क्यों सेव करते हैं? क्योंकि कंज्यूम जो करना होता है, जो पैसा होता है, एक तो ये कि आप खर्च कर सकते हो, लेकिन खर्च नहीं करके आप बचाते हो। क्यों बचाते हो? ताकि भविष्य में जो जरूरतें होंगी, चाहे जरूरतें भविष्य की हो या कुछ इमरजेंसी हो। आज की तारीख में भी आपको पता है कि हमारा हर दिन, हर महीना इतना खर्च होता है, लेकिन अचानक कुछ एक्स्ट्रा खर्च आ सकता है। तो इसके लिए आपको अपनी जरूरतों के लिए, जो कि बिना कहे आ सकती हैं, या फिर ऐसी जरूरतें जो कि आपको पता है भविष्य में आने ही वाली हैं, उसके लिए आप पैसा सेव करते हो। लेकिन जब सेव करते हो पैसा, तो क्या होता है आपका, क्योंकि महंगाई बढ़ती जाती है, तो सिर्फ सेव करने से और उसको घर में रखने से पैसा नहीं बढ़ेगा। पैसे की कीमत समय के साथ कम होती जाएगी और आपके खर्चे बढ़ते जाएंगे। इसके लिए हम उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, ताकि जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई की दर है, उसको आप मात दे सके। तो पहली बात है क्यों पैसा सेव करना चाहिए, ताकि भविष्य की जरूरतें आपकी पूरी हो सके। और दूसरी बात, इन्वेस्टमेंट करने के क्या फायदे हैं, ताकि आपको रिटर्न्स मिले उस पैसे के ऊपर और आप महंगाई को मात दे सके। कुलकर्णी जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? हाँ, इसके साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि एक होता है सुरक्षा का भाव,
कि आज हम हैं और कल क्या होगा हमें नहीं पता। तो जो लेजर लग्जरी हम अपनी फैमिली को दे रहे होते हैं, वो सुरक्षित धन को मतलब संचित करने से हमारा आने वाला समय भी संचित होता है और जिससे कि एक हम सुरक्षा की तरफ बढ़ते हैं। तो काफी सारे तरीके हैं इन्वेस्टमेंट करने के और काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के। हर आदमी के लिए अलग अलग प्रोडक्ट है और काफी सारे निवेश के तरीके हैं, उन सब पर हम चर्चा करना चाहेंगे। लेकिन आप लोगों के सवाल भी जानना चाहेंगे। बातचीत में जितना हो सके आप लोग खुलकर अपने सवाल हमसे पूछें ताकि हम उसके जवाब देंगे। कोई सवाल अपना पूछना चाहता है? पहला सवाल बताइए, कौन लेना चाहेगा? सर, हम ऑर्गेनाइज सेक्टर में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो 9% के इर्द गिर्द रिटर्न मिलता है। इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो रिस्क ज्यादा है तो फिर थोड़ा 15% के इर्द गिर्द हमको रिटर्न मिलता है। अगर उसी तरह के और भी डिवेंचर के तौर पे अगर हम दें तो 7-8%। लेकिन अगर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में हम इन्वेस्ट करें तो कहीं ज्यादा हमें रिटर्न मिलता है। जैसे लैंड, हम अगर जबलपुर की ही बात करें तो कहीं लैंड खरीद लें तो कहीं ज्यादा रिटर्न मिलता है, 2 से 3 साल में भी डबल होते हैं। तो ऐसे में सर हम ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्यों इन्वेस्ट करें जबकि वहाँ रिस्क भी ज्यादा है? मटपाल साहब, देखिए सवाल बहुत वाजिब है। ये कह रहे हैं कि अगर जमीन खरीद लें, जमीन के दाम में लोगों ने बहुत पैसा बनाया है, इक्विटी ने भी पैसा बना कर दिया है, लेकिन कैसे आप इस सवाल का जवाब देंगे, बताइए। देखिए, डिफरेंट एसेट क्लासेस होते हैं। जैसे कि इक्विटी अपने आप में एक एसेट क्लास है, डेट जो आपके आप डिवेंचर की बात कर रहे थे या फिक्स डिपॉजिट है वो एक डेट इन्वेस्टमेंट है, कमोडिटी आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं वो कमोडिटी है, और रियल एस्टेट वो एक एसेट क्लास है। हर एसेट क्लास का अपना इंपॉर्टेंस होता है, रिस्क होता है और उसके हिसाब से अलग अलग रिटर्न होते हैं। लेकिन जैसे आपने अभी बोला कि आप रियल एस्टेट में और स्पेशली आप बात कर रहे हैं प्लॉट ऑफ लैंड की, वहां पर इन्वेस्ट करते हैं और आपको अच्छे रिटर्न की उम्मीद है। 2 चीजें हैं। पहली बात लिक्विडिटी। अगर आपको पैसे की जरूरत है, आपने एक प्लॉट ऑफ लैंड खरीद लिया है आज और आपको इमरजेंसी आती है, क्या आप रात को 2 बजे उसको बेच सकते हैं? जो कि आप सेविंग बैंक में अगर पैसा है तो शायद आप एटीएम के थ्रू निकाल सकते हैं। चलिए रात की बात छोड़ दीजिए, लेकिन अगर आप 2 दिन का भी वक्त हो आपके पास तो भी शायद आपको रियल एस्टेट से पैसा निकालना मुमकिन ना हो पाए, जो कि अगर आपका पैसा फिक्स डिपॉजिट में होता या म्यूचुअल फंड में होता तो शायद बेशक वो मुमकिन है। ट्रेडिशनल तरीके से हटकर सोचना चाहिए अब आपको। हमारे जो पूर्वज कर रहे थे, जमीन खरीद रहे थे, सोना खरीद रहे थे, ये सब ट्रेडिशनल तरीके हैं। लेकिन जो नई नई एसेट क्लासेस आए हैं, जो नए नए प्रोडक्ट्स आए हैं, इसमें अच्छा फायदा आपको मिलेगा। हम आपको अगले 1 घंटे में और इसको विस्तार से समझाएंगे और बताने की कोशिश करेंगे। सर, जैसे आपने कहा कि पैसे रखने से डबल नहीं होते, तो मैंने भी यही सोच के डीमेट अकाउंट खुलवाया, बट मैंने खुलवा तो लिया लेकिन मुझे पता ही नहीं है कि किस में इन्वेस्ट करूं। मुझे कोई शेयर समझ में नहीं आ रही कि कौन से शेयर बाय करूं, किसमें मुझे प्रॉफिट होए। आपको कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा पसंद है? कोई एक सेक्टर जो आपको पसंद हो, शिपिंग सेक्टर या फिर जो कोई एक सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की जो सबसे बेहतरीन कंपनी हो उसमें आपको इन्वेस्ट करने की सोचनी चाहिए। कुलकर्णी साहब, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? इनफैक्ट मैं यही बोलूंगा कि क्योंकि अभी आपके पास टाइम नहीं है और आप इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना चाहती हैं, तो कोई इंफ्रा फंड आप देख सकती हैं जिसमें आप मतलब उनके ऊपर यू कैन रिलाई ऑन देम और वो आपको एक अच्छा रिटर्न आपको उसमें से करके देंगे। चलिए लेंगे इस नोट पर एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। आप देख रहे हैं पहला कदम। ब्रेक के उस पार भी काफी सारे सवालों के जवाब देने हैं और काफी सारे बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं जो अपने सवालों के जवाब जानना चाहते हैं। आप बने रहिए हमारे। देखिए, म्यूचुअल फंड पहले है क्या वो समझना बहुत जरूरी है। म्यूचुअल फंड एक पूल ऑफ फंड है, मतलब कि बहुत सारे निवेशक जब अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो थोड़ा थोड़ा पैसा मिलाकर वो म्यूचुअल फंड कंपनी को देते हैं। यहाँ पहला कदम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम पहुंचे हैं जबलपुर के एक इंस्टीट्यूट में, जी हाँ, ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज एंड मैनेजमेंट में हमें, और यहाँ पर हमारे साथ हैं बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट्स जो निवेश के बारे में गुरु मंत्र ले रहे हैं हमारे दिग्गज एक्सपर्ट से। और ब्रेक से पहले हमने चर्चा करी थी म्यूचुअल फंड्स की। सर, महत्वता क्या है म्यूचुअल फंड्स की, ये समझाइए सरल भाषा में। क्यों म्यूचुअल फंड एक अच्छा तरीका है उन लोगों के लिए जो समय निकालकर ट्रेड नहीं कर सकते, निवेश नहीं कर सकते? देखिए, म्यूचुअल फंड पहले है क्या वो समझना बहुत जरूरी है। म्यूचुअल फंड एक पूल ऑफ फंड है, मतलब कि बहुत सारे निवेशक जब अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं
तो थोड़ा थोड़ा पैसा मिलाकर वो म्यूचुअल फंड कंपनी को देते हैं। और म्यूचुअल फंड कंपनी में जो फंड मैनेजर होते हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव के अनुसार, मतलब आपका लॉन्ग टर्म गोल है तो बेशक आप इक्विटी फंड में निवेश करना चाहेंगे तो इक्विटी में आपका पैसा लगेगा। आपको डेट इंस्ट्रूमेंट जैसे कि डिबेंचर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, इस तरह की चीजें लेनी है, ऐसे में इन्वेस्ट करना है तो एक डेट फंड में आपका पैसा इन्वेस्ट होगा। आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो गोल्ड फंड में आपका पैसा इन्वेस्ट होगा। तो पहली बात यह है कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है उसके अनुसार वहां पर जो फंड मैनेजर है वो आपके पैसे को इन्वेस्ट करेंगे। तो इससे दो फायदे होंगे, एक तो क्योंकि रिसर्च बेस्ड है तो रिस्क कम हो जाता है, दूसरी बात डाइवर्सिफिकेशन। आपका थोड़ा सा पैसा आप एक कंपनी या दो कंपनी के शेयर लेंगे, पर यहां पर क्या है, थोड़ा सा पैसा भी है लेकिन इकट्ठा होकर वो बहुत बड़ा पैसा हो गया और फंड हाउस उस पैसे को 30-40 कंपनी के पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर रहा है ताकि अगर एक दो कंपनी में आपका अगर अच्छा फायदा ना भी हो या नुकसान भी हो, लेकिन कुल मिला के आपको अच्छे फायदा होने की उम्मीद रहती है। ये बताइए और कोई सवाल आपके जहन में इस समय आ रहा है जो आप पूछना चाहते हैं? सर, हमने एक पॉलिसी ली थी, वो हमें किसी एजेंट ने दी थी। अब वो पॉलिसी हमने ली, ऑफकोर्स वो लॉन्ग टर्म पॉलिसी थी तो उसके बेनिफिट्स भी लॉन्ग टर्म ही मिलने वाले थे, लेकिन फिर भी जितना कि 5 इयर्स में जैसा होना चाहिए था हमें वैसा मिला नहीं, और जैसा उन्होंने हमें बताया था वैसा भी उस पॉलिसी में बिल्कुल भी नहीं था। तो उस वक्त तो हमारा, जिस वक्त हमने वो पॉलिसी ली थी, हमारा नॉलेज जीरो था, हमें कुछ नहीं पता। उन्होंने जैसा बताया हमने उससे इन्फ्लुएंस होकर हमने वो ले ली पॉलिसी। अब जब हमें उसमें से बेनिफिट्स नहीं मिले तो आफ्टर 5 ईयर हमने उस पॉलिसी को ब्रेक कर दिया। लेकिन अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि हम एजेंट्स के थ्रू ही ले सकते हैं पॉलिसीज, और अगर नहीं तो कौन कौन से की पॉइंट्स हैं जिनको हम ध्यान में रखें जब भी हम कोई पॉलिसी परचेस करें? देखिए, आपके सवाल में बहुत सारे सवाल छुपे हुए हैं। पहली बात आती है मिस सेलिंग की, जहां पर आपको बताया गया और वो फीचर्स के नहीं थे। और भी बहुत सारी बातें हैं। जरूरत की बात है कि आपको सच में इंश्योरेंस की जरूरत थी और आपने वो बाय किया। देखिए, पहली बात होती है कोई भी प्रोडक्ट, फाइनेंशियल प्रोडक्ट आप बाय करते हैं या दूसरा प्रोडक्ट भी, आपको उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। आपकी जो इंश्योरेंस पॉलिसी है उसके बारे में जो उसका ब्रोशर होगा उसमें सब लिखा होगा। आपने एजेंट का भरोसा किया, और किसी का भरोसा करना भी चाहिए, लेकिन देखिए हर आदमी भरोसेमंद है ऐसा जरूरी नहीं होता है। आपको जो IRDA है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो रेगुलेटर है इंश्योरेंस सेक्टर के, उन्होंने एक आपको सुविधा दी हुई है कि अगर आप सहमत नहीं हैं आपकी पॉलिसी से, जो आपके एजेंट ने बताया था, अगर वो फीचर आपकी पॉलिसी में नहीं है तो पॉलिसी मिलने के 15 डेज के अंदर आप उसको वापस कर दीजिए। बिना पैसे कटे हुए आपका पैसा आपको वापस मिल जाएगा। आप पढ़े लिखे हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है कोई भी चीज लेने से पहले और लेने के बाद उसकी पूरी जानकारी हासिल करना, और अगर वो चीज आपके मुताबिक नहीं है तो आप उसको वापस करें। आप 5 साल इंतजार ना करें। ये आपका पहले सवाल का जवाब है। दूसरी बात है आपकी जरूरत की। इंश्योरेंस आप क्यों लेते हो? लाइफ इंश्योरेंस की हम बात करें तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? की ऑब्जेक्टिव यह है कि जो कमाने वाला व्यक्ति है घर में, अगर उसको कुछ हो जाता है तो उस केस में जो फैमिली के मेंबर्स हैं, जो डिपेंडेंट हैं, उस व्यक्ति के ऊपर उनको फाइनेंशियली कोई दिक्कत ना आए, और इसके लिए हम इंश्योरेंस लेते हैं जिसकी आप बात कर रहे हो। लेकिन कभी भी जरूरत क्या है, अगर कोई डिपेंडेंट है, उसकी अगर कुछ हो जाता है, उसकी डेथ होती है, उस केस में अच्छा पैसा मिलना चाहिए, तो आपको टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी एक कैटेगरी होती है वो बाय करनी चाहिए। इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। इंश्योरेंस को अलग रखो, और इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं जिसकी तरफ आपको देखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और लोगों के सवालों को लेते हैं। काफी इंटरेस्टिंग सवाल आ रहे हैं आज। बताइए, अगला सवाल कौन पूछना चाहेंगे? आप पूछना चाहेंगे? मेरा क्वेश्चन ये है कि आप कुछ कोर्सेज सजेस्ट करेंगे जिससे हम सभी को शेयर मार्केट के बारे में हैवी नॉलेज मिल सके। लेकिन कौन से वो कोर्सेज हैं कुलकर्णी साहब, कोई जहन में आ रहे हैं जिससे ये सीख सके? हाँ, इनफैक्ट प्रोग्राम्स तो बहुत सारे हैं, जैसे CFP कर सकते हैं आप, और मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट से बहुत सारे रिलेटेड कोर्स हैं। उसको आप करने के बाद में एक इक्विटी या म्यूचुअल फंड या डेब्ट इन्वेस्टमेंट, उसके मतलब तरफ आप जा सकते हैं। मटपाल साहब, कोई आप कोर्स सजेस्ट करना चाहेंगे? NSC की एक डिवीजन है NCFM, NSC सर्टिफिकेशन इन फाइनेंशियल मार्केट। उसके बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं। आप NCFM के कोर्सेज कर सकते हैं।
तो ये एक बहुत बेहतरीन आइडिया बताया है हमारे एक्सपर्ट ने। एनएससी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, आप सब जानते ही होंगे। एनएससी की वेबसाइट पर जाइए, वहां पर डाउनलोड करिए और वहां पर आप अप्लाई करें। सर माय क्वेश्चन इज कि व्हेनेवर वी सॉ द एडवर्टीजमेंट, बहुत ही स्पीड में बोलते हैं म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क। तो अगर हम हिस्ट्री की बात करें, 2008 की बात करें, तो 2008-10 का जो सिनेरियो था, बहुत ही तेज फॉल डाउन हुआ था शेयर्स में, लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। आज क्या चांसेस हैं, जो रिस्क है इतना तो लॉस नहीं होगा? बताइए सर। कह रहे हैं कि 2008 की मंदी तो बहुत खराब थी, बहुत लोगों ने पैसे तोड़े। क्या गारंटी है कि अच्छा पैसा यहाँ से बने? यही है ना, यही जानना जी हाँ सर। सर बताइए। पहली बात आपने जो बोला कि म्यूचुअल फंड में बोलते हैं सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ये रेगुलेटर बहुत स्ट्रांग है कि वो बोलता है कि आप ये डिस्क्लेमर दीजिए। अदरवाइज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क हर उस चीज में जहां पर गारंटी नहीं है। उदाहरण के तौर पर सोने के भाव कभी 32,000 रुपए तोला थे और अभी 28,000 29,000 पे आ गए। कभी बोला आपको किसी ज्वेलर ने कि इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क? नहीं। रियल एस्टेट के भाव ऊपर थे, भाव कम हुए। कभी किसी बिल्डर ने आपको बोला कि योर इन्वेस्टमेंट इन बिल्डिंग इज और इन प्रॉपर्टी इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क? सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क इज ऑल इन्वेस्टमेंट विच डज नॉट बियर गारंटी। अब दूसरी बात आपने बोला कि क्या गारंटी है कि यहां से लॉस नहीं होगा? कोई गारंटी नहीं है। मैंने अभी कहा था कि स्टॉक मार्केट में 5,000 से ज्यादा कंपनी लिस्टेड हैं। सारी कंपनी में आपको फायदा होगा ऐसी गारंटी नहीं है। इंडिया की स्थिति काफी मजबूत है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि यहां से आपको बेहतर रिटर्न मिलेंगे। पर साथ साथ आपको यह भी ध्यान देना चाहिए कि जिस कंपनी का आप चुनाव कर रहे हैं उस कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग हो। सोचा समझा निवेश किसी भी बिजनेस में आपको अच्छे रिटर्न दिलाने की क्षमता रखता है, लेकिन बिना सोचे समझे कोई भी बिजनेस करेंगे वहां पर नुकसान होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। थैंक यू। आपने अच्छा एक बेहतरीन सवाल पूछा। कई लोग और भी हाथ खड़े कर रहे हैं, उनके सवालों के जवाब देंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेकर अभी हाजिर होते हैं। गोल सेटिंग का क्या इंपॉर्टेंस है? देखिए, हम हर रोज एक गोल सेट करते हैं और उस गोल को अचीव करने के लिए एक प्लान बनाते हैं और उसको हासिल करते हैं। लेकिन फाइनेंशियल मार्केट में गोल सेटिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, अगर आप ये इन सबको समझाएं। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं पहला कदम। ये हमारी तरफ से एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसके जरिए हम इन्वेस्टर अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं और आज हमें जबलपुर में, जी हाँ, और जबलपुर में हम हैं यहाँ पर एक बेहतरीन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में। और यहाँ पर जो बच्चे हैं वो काफी होनहार है। मैं आपको बता दूं, काफी इंटरेस्टिंग सवाल हमारे एक्सपर्ट से वो पूछ रहे हैं। इससे पहले कि मैं आप लोगों के सवाल और लूं, सर, गोल सेटिंग का क्या इंपॉर्टेंस है? देखिए, हम हर रोज एक गोल सेट करते हैं और उस गोल को अचीव करने के लिए एक प्लान बनाते हैं और उसको हासिल करते हैं। लेकिन फाइनेंशियल मार्केट में गोल सेटिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, अगर आप ये इन सबको समझाएं। आपको एक उदाहरण देता हूं। अगर आपको ये मालूम चले कि आपको 2 साल के बाद अब्रॉड जाना है स्टडी के लिए और वो 2 साल को आप पोस्टपोन नहीं कर सकते, तो आप क्या करोगे? आप ऐसी जगह इन्वेस्ट करोगे जहां पर आपका पैसा 2 साल के बाद आपको गारंटीड वापस मिले। आप रिटर्न भी ऐसे कैलकुलेट करोगे, चाहे वो मुझे 8% मिले, 12% नहीं चाहिए, पर 2 साल के बाद ही मेरा पैसा वापस मिलना चाहिए। लेकिन अगर ये बात पता हो कि मुझे वेकेशन पे जाना है और 5 साल के बाद जाना है, अगर आपने कहीं ऐसा इन्वेस्ट किया कि 5 साल में आपके मन मुताबिक वो ग्रोथ नहीं हुई और आपको 1-2 साल वेट करना पड़ा, तो आप कर सकते हो, क्योंकि वेकेशन को पोस्टपोन किया जा सकता है। लेकिन आपको एजुकेशन के लिए जाना है 2 साल के बाद, तो उसको पोस्टपोन नहीं किया जा सकता। तो कभी भी आप जब इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचते हो, 3 चीज मन में जरूर रखिए। ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट, किस ऑब्जेक्टिव के लिए आप पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हो। दूसरा, टाइम होराइजन, कितना पैसा आपके पास है, कितना समय आपके पास है उस गोल को अचीव करने के लिए। और तीसरा, रिस्क एपेटाइट, कुछ लोगों को थोड़ा बहुत पैसा अगर ऊपर नीचे हो भी गया, कम हो गया, तो शायद उतना फील नहीं होगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए अगर थोड़ा भी पैसा कम हो गया तो बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाएगा। तो गोल सेटिंग उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि किसी वेकेशन पे जाने से पहले आप ट्रेन बुक नहीं करते हो, फ्लाइट बुक नहीं करते हो, पहले अपना डेस्टिनेशन बुक डिसाइड करते हो और फिर डिसाइड करते हो मुझे फ्लाइट से जाना है कि टैक्सी से जाना है। उतना ही जरूरी है कि इन्वेस्टमेंट के बारे में बिना गोल सेट किए हुए आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको कभी मालूम नहीं चलेगा आप सही रास्ते पे जा रहे हो
कि नहीं जा रहे? बिल्कुल। तो चलिए सवाल लेते हैं वापस से, बताइए आप क्या पूछना चाहते हैं? सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि म्यूचुअल फंड्स और लाइफ इंश्योरेंस दोनों में कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना बेटर होगा? म्यूचुअल फंड्स या लाइफ इंश्योरेंस दोनों में कहाँ पैसा, अभी सर ने बताया गोल, आपका गोल आपको डिसाइड करना पड़ेगा पहले। सर एक बार बताइए। लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ और सिर्फ जो व्यक्ति कमा रहा है, जिसके ऊपर फैमिली निर्भर है, उसके नाम में ही लेना चाहिए। तो आपका जो सवाल है, म्यूचुअल फंड और लाइफ इंश्योरेंस दोनों अलग चीजें हैं। इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड, प्रोटेक्शन के लिए लाइफ इंश्योरेंस। बिल्कुल। तो अगर आपके ऊपर किसी की डिपेंडेंस नहीं है तो आपको लाइफ इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है। कुलकर्णी साहब कुछ ऐड करना चाहेंगे आप? दोनों के सिद्धांत अलग हैं, जैसे सर ने भी बताया। तो हमको निवेश का सिद्धांत अलग रखना है, सुरक्षा का सिद्धांत हमको अलग रखना है, लेकिन दोनों को हमको साथ में लेके भी चलना, ये मतलब एक गोल में जरूरी है। आप किसी एक चीज को मतलब इग्नोर नहीं कर सकते कि नहीं मैं ये कर लेता हूं, ये नहीं करता हूं। तो दोनों मतलब प्लान करके चलना, मेरे हिसाब से दोनों प्लान करना चाहिए। पाल साहब जनरली हम देखते हैं कि लोग जो है ना LIC में पैसा डालते हैं, मैं समझ रहा हूं वहीं से शायद उनका सवाल आ भी रहा होगा टैक्स प्लानिंग के लिए। ये बताइए कितना सही है ये करना कि टैक्स प्लानिंग के लिए हमने एक इसके नाम इंश्योरेंस ले लिया, एक इसके नाम इंश्योरेंस, घर में हम जनरली देखते आए हैं, पुराना ट्रेडिशन रहा है दरअसल। जो हेमंत जी ने अभी पूछा कि टैक्स प्लानिंग की दृष्टि से लोग इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि लोग प्लानिंग नहीं करते हैं। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपको बहुत सारी सुविधाएं दी हुई हैं। अगर आपका ऑब्जेक्टिव है ग्रोथ करना, पैसा बनाना, तो आपके पास राजीव गांधी इक्विटी स्कीम और ELSS इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, जो कि म्यूचुअल फंड की एक कैटेगरी है, वहां पर आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। आपकी अंडर सेक्शन 80C की जो लिमिट है 1.5 लाख, उसी के अंदर ये आपका जो ELSS है वो भी कवर होता है। और उसके अलावा ओवर एंड अबव आप राजीव गांधी इक्विटी स्कीम में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपका ऑब्जेक्टिव है कि नहीं, इक्विटी का रिस्क नहीं लेना है, आपको डेट में करना है, आप 5 साल के फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपको टैक्स सेविंग मिलेगी। आप पोस्ट ऑफिस की NSC PPF में इन्वेस्ट करते हैं, वहां पर भी आपको टैक्स में छूट मिलती है, अगेन सेम अंडर सेक्शन 80C। आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, आपको घर लेना है, आप घर लीजिए। उसका जब लोन चुकाते हैं उसमें जो इंटरेस्ट जाता है और प्रिंसिपल जाता है, प्रिंसिपल अमाउंट के अंदर भी आपको अंडर सेक्शन 80C इनकम टैक्स में छूट मिलती है विद इन दैट लिमिट ऑफ 1,50,000। और ऊपर से जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो अंडर सेक्शन 24B आपको अलग से छूट मिलती है। तो मतलब ये कि कहने सुनने पर न जाइए, अपनी अकल लगाइए। आप सब समझदार लोग हैं, आपको खुद अपने गोल्स तय करने हैं, अपने प्रोडक्ट्स तय करने हैं। तो काफी सारे डोंट्स की बात हमने कर ली है, लेकिन डोंट्स की लिस्ट काफी लंबी है। डूज और डोंट्स की हम बात कर रहे हैं, क्या आपको नहीं करना चाहिए, कौन कौन से ट्रैप्स हो सकते हैं, इस सब पर हम बात करने वाले हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेकर अभी हाजिर होते हैं, आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। आप जो रेगुलेटर के द्वारा, सेबी के द्वारा जो स्कीम्स हैं उसमें ही निवेश करें और अपने निवेश को हमेशा ध्यान रखें। हमें इस समय आज जबलपुर में, और जबलपुर के एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में हम यहाँ पर मौजूद हैं, और हमारे साथ हमारे 2 खास मेहमान भी हैं जो जवाब दे रहे हैं इन होनहार बच्चों का, मैं ये कहना चाहूंगा। लेकिन कुछ और लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर वे टू वेल्थ के कुछ ऐसे लोग भी हैं जो दरअसल ग्राउंड रियलिटी जानते हैं यहाँ पर। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि दरअसल यहाँ की जनता किस तरह से निवेश कर रही है, क्या कुछ गलत तरीके से इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं, क्योंकि आपसे बेहतर यहाँ पर और कौन जान सकता है ये? मैं ये रोशनी डालना चाहूँगा कि आज भी हम जैसे मध्य प्रदेश में रह रहे हैं, इंडिया इतनी तरक्की कर रहा है, वी नो कि पूरे वर्ल्ड में इंडिया का नाम फैल रहा है, लेकिन फिर भी कुछ स्टेट्स हैं लाइक मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में भी कुछ जगह हैं जैसे महाकौशल एरिया, यहाँ आज भी लोग मल्टी लेवल मार्केटिंग या उस तरह की जो चीजें होती हैं उसको बड़े एग्रेसिवली फॉलो करते हैं। मल्टी लेवल मार्केटिंग, ये एक इम्पॉर्टेंट बात इन्होंने कही है, और इस देश में काफी लोग मल्टी लेवल मार्केटिंग के शिकार हैं। मैं आपको बता दूं ये मल्टी लेवल मार्केटिंग दरअसल होती क्या है, MLM के नाम से भी ये जानी जाती है। MLM का मतलब है कोई प्रोडक्ट यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं है, आपको कहा जाएगा कि आप इस एक चीज के पार्ट बनिए और आप 6 मेंबर जोड़िए, आगे 6 वाला और 6 जोड़े और पैसे दिए जाते हैं। लेकिन ये एक गलत स्कीम है। बताइए कैसे बचा जाए मल्टी लेवल मार्केटिंग से कुलकर्णी साहब, क्योंकि आप जानते हैं, आप खुद यहाँ पर रह चुके हैं, ये प्रॉब्लम है इस शेयर की भी। आप जो रेगुलेटर के द्वारा, सेबी के द्वारा जो स्कीम्स हैं उसमें ही निवेश करें और
अपने निवेश को हमेशा ध्यान रखें और ऐसे एजेंट्स की तरफ जाएं जो स्कीम्स के अवेयर हैं। उन एजेंट्स की तरफ नहीं जाएं जिसमें हमारे दादाजी करते थे, हमारे पिताजी कर रहे हैं। वो एजेंट नई चीजों को नहीं जानते हैं। नए जगहों पे जाएं, नए एवेन्यूज को ढूंढें जहां पे आपको कंपैरिजन मिले, जहां पे आपको स्कीम्स की पूरी जानकारी पूरी पारदर्शिता के साथ दी जाए। भटपाल साहब बताइए, काफी लोग शिकार है देखिए मल्टी लेवल मार्केटिंग के। हमने मीडिया के जरिए काफी खुलासे किए हैं और काफी भांडे फोड़े भी हैं, लेकिन अभी भी देश के कई भागों में ये चीज पनप रही है, चल रही है। कैसे बचा जाए, ये स्टूडेंट्स जो हैं कैसे समझें कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो चीज रेगुलेटेड नहीं है उसमें आप इन्वेस्टमेंट करें ही ना, क्योंकि अगर कोई प्रोडक्ट रेगुलेटेड है, हालांकि उसके बाद भी जैसे हम डिस्कस कर रहे थे इंश्योरेंस बिल्कुल रेगुलेटेड है, उसके बाद भी इंश्योरेंस एजेंट कई बार कुछ झूठ बोलकर आपको पॉलिसी बेच देते हैं। पर कम से कम क्योंकि रेगुलेटेड है तो शिकायत करने का मौका तो आपको मिलता है, लेकिन जो प्रोडक्ट रेगुलेटेड नहीं है वहां पर आप शिकायत भी नहीं कर सकते। तो एक तो यह है कि अगर प्रोडक्ट रेगुलेटेड नहीं है तो उसमें इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं है। तो एमएलएम में जुड़ना क्योंकि रेगुलेटेड नहीं है उससे बचिए। तो इसके लिए आप ये ध्यान रखिए कि जो चीज रेगुलेटेड नहीं है वहां पर इन्वेस्टमेंट करने से बचें। कोई भी किसी की टिप पर आप ना जाएं, क्योंकि वो चीज हो सकता है उसके लिए काम कर गई हो, आपके लिए ना करें। और टू गुड टू बिलीव, कहीं आपको लगे कि बहुत ज्यादा लालच दिया जा रहा है तो समझ जाना कि ज्यादा लालच है तो चीटिंग होने के चांसेस उतने ही ज्यादा हैं। बिल्कुल, अगर कोई कहे कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एक ही बार नॉक करेगी, दूसरी बार नॉक नहीं करेगी, पैसा आज ही डालिए, अभी साइन कर दीजिए, बिल्कुल मत करिए। सोचिए समझिए उसके बाद करिए। जी सर, आप कुछ और कहना चाहते हैं? पंकज जी ने बहुत अच्छी बात अभी समझाई, मैं उसमें कुछ थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा कि जहाँ सभी यहाँ पे यंग बच्चे बैठे हुए हैं तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि जब भी उनके घर में अगर कोई एजेंट या कोई भी आता है और वो पॉलिसी लेने के लिए या इन्वेस्ट करने के लिए उनको बोलता है तो एटलीस्ट वो उससे उसकी एक प्रोफाइल चेक करें, उससे कुछ रेफरेंस लें, उससे 1-2 दिन का टाइम बाद में आने का बोलें और उसके जो कस्टमर है उनसे चेक करें कि यार ये सही है कि गलत है, और सेटिस्फाइड होने के बाद ही उस तरफ बढ़ें। थैंक यू। आपने अच्छा एक बेहतरीन सवाल पूछा। कई लोग और भी हाथ खड़े कर रहे हैं, उनके सवालों के जवाब देंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेकर अभी हाजिर होते हैं। अगर आप लोन लेकर एजुकेशन पूरी कर रहे हैं तो पूरी जिम्मेदारी के साथ में पढ़ाई में मन लगाकर आप पढ़ाई कीजिए और ताकि आपको अच्छा जॉब मिले। स्वागत है एक बार फिर से आपका सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं पहला कदम, सीएनबीसी आवाज की एक खास मुहिम जहां पर हम इन्वेस्टर अवेयरनेस फैलाने का काम कर रहे हैं और काफी सारे स्टूडेंट्स यहां पर मौजूद हैं जो अपने सवालों के जवाब हमारे एक्सपर्ट से पूछ रहे हैं। बताइए, और कोई सवाल जो पूछना चाहता है? हाँ बताइए। अगर सर किसी ने कोई एजुकेशन या कोई लोन लिया है, उसको पे करना है और अगर उसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो उसको किस टाइप से पे किया जाए कि वो लोन पूरा पे हो जाए? बोलिए सर। तो अगर आप लोन लेकर एजुकेशन पूरी कर रहे हैं तो पूरी जिम्मेदारी के साथ में पढ़ाई में मन लगाकर आप पढ़ाई कीजिए और ताकि आपको अच्छा जॉब मिले। आपके हो सकता है पेरेंट्स की स्थिति उतनी अच्छी ना हो फाइनेंशियली, लेकिन आप अच्छी पढ़ाई करने के बाद में जब जॉब मिलेगा उसको आसानी से वापस कर पाओगे। दूसरी बात, जब लोन लेते हो बैंक आपको टाइम देता है आपको रीपे करने के लिए, आपको इमीडिएटली नहीं करना पड़ता है। जॉब मिलने के 6 महीने बाद शुरुआत होती है, या अगर जॉब नहीं मिलता है किसी को तो 1 साल के बाद लोन रीपे करना स्टार्ट करना होता है। बिल्कुल, और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, घबराइए बिल्कुल भी मत। विल पावर अपनी स्ट्रांग रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए अपने अंदर, जो आप कर रहे हैं अच्छा करेंगे और अपने इस लोन को भी चुकाएंगे और आगे अपने पेरेंट्स की भी आप मदद करने वाले हैं। और फाइनेंशियल प्लानिंग ये हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि शायद आपको लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ती अगर अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग कर ली होती आपने। तो इसीलिए ये आज जो मंत्र है हमारे एक्सपर्ट से हम लास्ट में गुरु मंत्र भी पूछने वाले हैं, क्योंकि एजुकेशन की बात आई है। सर ये बताइए, एजुकेशन तो आपने कंप्लीट कर ली कॉलेज के बाद, लेकिन जॉब लेने के लिए ऐसे कौन सी चीजें हैं जो जरूरी हैं, जो कोर्सेज हैं जो जरूरी हैं जिससे इनकी जॉब में इनको मदद मिले? खास तौर पर ऐसे एमबीए के छात्र छात्राएं जो यहाँ पर मौजूद हैं जो फाइनेंशियल मार्केट्स में अपने करियर को परस्यू करना चाहते हैं, बताइए सर। देखिए, एमबीए जो फाइनेंशियल मार्केट में कर रहे हैं वो जरूर चाहेंगे कि फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री में उनको अगर जॉब चाहिए, उसके लिए कुछ कोर्सेज हैं जो उनको बहुत हेल्प करेंगे। एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज
का एक डिवीजन है NCFM, NSC सर्टिफिकेशन इन फाइनेंशियल मार्केट। उनके बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं। उन मॉड्यूल्स में से मैं आपको 2 कोर्सेज तो बिल्कुल करने की सलाह दूंगा। एक है NCFM डीलर मॉड्यूल, कैपिटल मार्केट डीलर मॉड्यूल, दूसरा है डेरिवेटिव मॉड्यूल। ये 2 मॉड्यूल्स आप कर लीजिए। उसके अलावा दूसरा एक संस्था है NISM, जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का एजुकेशन इंस्टीट्यूट है। NISM के भी बहुत सारे कोर्सेज हैं। उनमें से एक कोर्स आप जरूर कीजिए, जो कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर मॉड्यूल। जब आप म्यूचुअल फंड कंपनी ज्वाइन करते हैं तो उसके लिए आपको जरूरी होता है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर मॉड्यूल क्लियर करना। और जब आप इक्विटी मार्केट में ब्रोकिंग का जॉब लेते हैं या ब्रोकिंग फर्म में दूसरी कोई भी जॉब करते हैं, वहां पर जरूरी होता है आपके पास डेरिवेटिव मॉड्यूल और कैश मार्केट मॉड्यूल, जो कैपिटल मार्केट मॉड्यूल है, ये करना। तो इसके लिए आप जब जॉब करेंगे, जॉब मिलेगा, फिर आप कोर्स करने जाएंगे, उसके मुकाबले में अगर आप पहले से इसको कर लें तो आपको जॉब पाने में आसानी होगी। बिल्कुल। तो अपने सीवी को आप लोगों को देखिए खूबसूरत बनाना है, स्ट्रांग बनाना है, तो आपको ये सारे कोर्सेज जरूर करने चाहिए। आपको आपके प्लेसमेंट्स में ये मदद करके देंगे। चलिए बताइए और कौन है जो अपना सवाल पूछना चाहता है। सर माय क्वेश्चन इज, सर अभी हम स्टूडेंट हैं, अर्न नहीं करते, बट जब हम अर्न करना स्टार्ट करते हैं तो हम अपनी इनकम का कितने % इन्वेस्ट कर सकते हैं? कितना % इनकम का आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, बताइए सर। कोई ऐसा फॉर्मूला है? देखिए, ऐसे तो जितना ज्यादा कर सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा है, बट फिर भी क्योंकि जब आप जॉब ज्वाइन करेंगे कुछ आपके इमीडिएट शौक भी होंगे जिनको आप पूरा करना चाहेंगे। बट जब मैं शौक की बात कर रहा हूं, एक बात समझ लीजिए, शौक या चाहत और जरूरत में फर्क करना बहुत आसान है। वॉरेन बफेट करके एक इन्वेस्टर हैं, वर्ल्ड के रिनाउंड सबसे बड़े इन्वेस्टर, उन्होंने एक कहा है, इफ यू बाय द थिंग्स टुडे विच यू डोंट नीड, यू मे हैव टू सेल द थिंग्स टुमारो विच यू नीड। तो अगर आप ऐसी चीजें खरीदोगे आज जिसकी जरूरत नहीं है, तो कल को शायद जो जरूरत की चीजें हैं वो बेचने की नौबत आ सकती है। तो पहली बात यह है कि अपने जो शौक हैं उसको लिमिटेड, ऐसा नहीं है कि अगर मेरे एक छोटे फोन से काम चल सकता है, स्मार्टफोन आपको आज 2-3 हजार में मिलता है और स्मार्टफोन आजकल 70,000-80,000 के भी आते हैं। और आजकल लोग क्या करते हैं, क्योंकि EMI का चलन है, तो लोग 0% EMI के नाम पर 70,000 का एक मोबाइल लेते हैं। अपना जितनी ज्यादा हो सके अपने गोल सेट करके उसके लिए इन्वेस्ट करना है। साथ साथ जो जरूरी है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि शौक नहीं होने चाहिए, लाइफ को एंजॉय करना चाहिए विद इन लिमिट। आप एप्पल मत खरीदो, लेकिन डेफिनेटली एक अच्छा स्मार्टफोन जहां पर आप अच्छे ऐप, एजुकेशन ऐप भी डाउनलोड कर सको और पढ़ाई भी कर सको, वो होने चाहिए। कितना % होना चाहिए, ऐसा कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, पर यह माना जाता है कि शुरुआत में कम से कम 30% ऑफ योर इनकम शुड गो इनटू इन्वेस्टमेंट। कुलकर्णी साहब इत्तेफाक रखते हैं 30% या थोड़ा और ज्यादा? 30% में मैं थोड़ा सा और सजेशन देना चाहूंगा कि ये 30% में आप अपने गोल सेट कीजिए कि मुझे 3 साल के बाद कितनी जरूरत है, 5 साल के बाद कितनी जरूरत है और 10 साल के बाद कितनी जरूरत है। तो उस तरीके से आप अगर डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो फिर आपके जो नियर गोल्स हैं वो भी कंप्लीट होते जाएंगे और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के दोनों जो ऑब्जेक्टिव हैं वो फुलफिल हो जाते हैं। हम SIP या सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान रेफर कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में निवेश करने का एक तरीका। मटपाल साहब, जनरली मैं देखता हूं कि जॉब शुरू होती है, लोग इन्वेस्ट करते हैं, कुछ दिन तक तो रहता है वो इन्वेस्टमेंट, उसके बाद बीच में छोड़ देते हैं, कहते हैं यार ठीक है फिर रुक के करेंगे। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के फायदे बताइए आज यहाँ सब लोगों को। क्या फायदे हो सकते हैं कंपाउंडिंग के? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग है क्या? SIP क्या होती है? गोल सेट करने के बाद ही शुरुआत कीजिए इन्वेस्टमेंट करने की। दूसरी बात, हेमंत जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये क्योंकि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट तो मतलब हो गया कि स्टैगर्ड मैनर में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, बट हम SIP या सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान रेफर कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में निवेश करने का एक तरीका। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है आपको, एक तरीका तो यह है कि 5,000 रुपए लमसम है, आपने कम से कम, और आपने एक साथ एक स्कीम में इन्वेस्ट कर दिया। बट क्योंकि अभी आप अपने MBA करने के बाद जॉब करेंगे, हर महीने आपको सैलरी मिलेगी,
तो क्यों ना अपने गोल के साथ में डिसाइड कर ले कि मुझे हर महीना कितना इन्वेस्ट करने की जरूरत है। अगर मुझे 1 करोड़ रुपए जुटाना है 10 साल में, तो कैलकुलेट कीजिए कि हर महीना कितना करना पड़ेगा। और उदाहरण के तौर पर अगर ये कैलकुलेशन आती है कि हर महीना मुझे 2000 रुपए करने हैं, 1000 रुपया करना है, तो उसकी एक स्कीम है SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, स्टार्ट कर दीजिए। प्लान में होता क्या है, एक बार फॉर्म भर के आप जमा करते हैं, जो प्री डिसाइडेड अमाउंट है, जितना भी आपने डिसाइड किया है, और जिस तारीख को आपको चाहते हो कि आपके अकाउंट से जाना चाहिए, हर महीने उस तारीख को ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से पैसा कटेगा और जिस स्कीम का आपने चुनाव किया है वो स्कीम की यूनिट्स आपकी परचेस हो जाएंगी। इसके 2 फायदे होंगे, एक तो डिसिप्लिन आएगा, दूसरी बात होती है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। क्या होता है, लमसम पैसा इन्वेस्टमेंट करते हो और आज मान लीजिए मार्केट ऊपर है, या सोने में निवेश करना है और गोल्ड का भाव आज ऊपर है, आपने एक साथ पूरा पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिया और आपकी किस्मत उतनी अच्छी नहीं हुई, बिकॉज अक्सर लोगों को लगता है जब मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं उसके बाद ही मार्केट गिरता है। तो फिर क्या करना चाहिए, SIP के जरिए निवेश करेंगे तो चलिए आज मार्केट ऊपर था, कल मार्केट नीचे आएगा तो सेम पैसे में आपको ज्यादा शेयर्स या ज्यादा यूनिट्स मिलेंगी। अगले महीने फिर थोड़ा मार्केट नीचे आया और ज्यादा यूनिट्स मिलेंगी, कभी तो मार्केट ऊपर जाएगा। तो जब मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट होगा तो क्या होगा, आपको यूनिट्स कम मिलेंगी, पर जो सस्ते भाव में खरीदा हुआ है उसके ऊपर आपका प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। क्योंकि आपकी जो परचेस है वो एक प्राइस पर ना होकर एक एवरेज प्राइस पर हो रही है और लॉन्ग टर्म में इसका फायदा बहुत ज्यादा होता है। तो SIP में आपके 2 मेजर बेनिफिट हैं, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग और डिसिप्लिन। तो उसका फायदा आपको जरूर होगा। आप जब भी जॉब लगेगा SIP के जरिए डिफरेंट तरह के फंड में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करें। बेस्ट तरीका है SIP का, हर महीने आपके अकाउंट से पैसा चलता जाएगा, निकलता जाएगा और आपका पैसा बड़ा होता जाएगा, ज्यादा बढ़ जाएगा। और कोई सवाल पूछना चाहता है, 1-2 सवाल हम और ले सकते हैं इस समय, बताइए मैडम। माय नेम इज कीर्ति सोनी, परसुइंग MBA. My question is, what are the risk-free investments for beginners? रिस्क फ्री, ये बहुत, मैं सोच रहा था सवाल आया नहीं अब तक सर, कुछ ऐसा है रिस्क फ्री वाला? कोई भी इन्वेस्टमेंट रिस्क फ्री नहीं है, डिफरेंट टाइप के रिस्क होते हैं। कुछ प्रोडक्ट में मार्केट रिस्क नहीं होगा, लेकिन इन्फ्लेशन रिस्क होगा। इन्फ्लेशन रिस्क मतलब क्या है, अगर आपको चाहिए कि 10 साल में घर खरीदने के लिए आपके पास पैसा हो, बच्चों की एजुकेशन के लिए पैसा हो, आपको रिटायरमेंट के लिए पैसा हो और उतना पैसा नहीं बना, तो मतलब रिस्क है। एक कहावत है, हैविंग टू मेनी रिस्क फ्री एसेट्स इन योर पोर्टफोलियो मेक्स इट मोर रिस्कियर। मतलब क्या हुआ, आप हमेशा सोचते हो मुझे शेयर मार्केट से दूर रहना है, इसमें रिस्क है, मुझे डिबेंचर में नहीं करना है, इसमें भी रिस्क है। कहां करना है, फिक्स डिपॉजिट में, क्योंकि पैसा कम से कम मेरा कैपिटल प्रोटेक्टेड है, जितना % बोला था उतना तो मिलेगा। लेकिन सोचिए, आज आप कुछ नहीं कर रहे हो, मतलब मार्केट का रिस्क नहीं ले रहे हो, और जब रिटायरमेंट का वक्त आ जाएगा, बिल्कुल उस वक्त आपके पास रिटायरमेंट के लिए पैसा भरपूर नहीं होगा। 60 साल में रिटायर हुए और 80 साल 90 साल तक जिएंगे, तब कहां जाएंगे? दैट इज अ बिगर रिस्क। वन एक सर मैं और चीज बताऊंगा आपको। दूसरा रिस्क क्या होता है, इंटरेस्ट रेट रिस्क। आपका क्या है, आज आपने मान लीजिए फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट किया, आप जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, मान लीजिए 20 साल का आपका होराइजन है, FD की 5 साल की, 5 साल के लिए आपको 8% पे लॉक हो गया। लेकिन जब री इन्वेस्ट करेंगे उसको, उस वक्त रेट चलेगा मार्केट में 6%। FD का रिटर्न मान लीजिए 6% का है, तो आपको 6% पे री इन्वेस्ट करना होगा, तो वो भी आपको रिस्क हो जाएगा। तो इसके लिए रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट तो कोई है नहीं, डिफरेंट टाइप के रिस्क होते हैं। क्रेडिट रिस्क, आपका पैसा ही वापस नहीं मिला, आपने ऐसे किसी छोटे बैंक में, कोऑपरेटिव बैंक में, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहां पर पैसा फंस गया, पैसा नहीं मिला। NBFC में पैसा नहीं मिला, तो इसके लिए क्रेडिट रिस्क कि पैसा इन्वेस्टमेंट किया, पैसा वापस नहीं मिला। इन्फ्लेशन रिस्क कि इन्फ्लेशन, महंगाई ज्यादा बढ़ गई और मेरे को पैसे पे रिटर्न इन्फ्लेशन से भी कम मिला, वो रिस्क है। इंटरेस्ट रेट रिस्क, मार्केट रिस्क, तो बहुत तरह के रिस्क होते हैं। रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं होता है। ये है, कहीं पर मार्केट का रिस्क नहीं होता है तो क्रेडिट रिस्क होता है। और जिस रिस्क की आप बात समझ रहे हो कि शेयर मार्केट में रिस्क होता है, वो अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से करोगे, थोड़ा सा नॉलेज गेन करोगे, अच्छे शेयर्स का या अच्छे म्यूचुअल फंड का चुनाव करोगे,
तो रिस्क लंबे समय में बिल्कुल खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, तो रिस्क लेंगे तो रिटर्न अच्छा मिलेगा, तो आपको देखना है आपको कितना रिस्क लेना है, कितने रिटर्न के लिए। एक एक गुरु मंत्र आपको दिलवाना चाहता हूं हमारे दोनों ही एक्सपर्ट से शो को खत्म करने से पहले। सर बताइए एक गुरु मंत्र जो आप इन लोगों को देना चाहेंगे। अपने निवेश को बहुत सारे जगहों में करें ताकि एक जगह पे केंद्रित ना होके उसके डूबने की संभावनाएं कम हो। बिल्कुल, उसको मिटिगेट कीजिए। सर आपकी तरफ से? पहले अपना गोल सेट कीजिए और अपना शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म जैसा भी गोल होगा उसके हिसाब से ही अपने स्कीम का, एसेट क्लास का चुनाव कीजिए। चलिए, तो ये तो थी आज की बात। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने काफी सारी चीजें सीखी होंगी और आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि पहला कदम ये एक हमारा ऐसा इनिशिएटिव है, आप YouTube पे जाकर भी देख सकते हैं इसको, और आप और जो चीजें मिस कर गए हैं वो भी हासिल कर सकते हैं। हमारी तरफ से यही है, आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। आप बढ़िया से अपने कोर्सेज को कंप्लीट करिए और उसके बाद अच्छी अच्छी जॉब्स लीजिए और जो आज आपने सीखा है उसको इंप्लीमेंट करिए। शुक्रिया आप सबका आज समय निकालने के लिए और यहां पर इकट्ठे होने के लिए। धन्यवाद। Focus, ideate, innovate, enable.